का खौफ, फरीदाबाद में मिला पहला केस। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कसी कमर, बोले सरकार है तैयार। मोहाली और पंचकुला में किसानों और पुलिस के बीच टकराव, बैरिकेड तोड़ चंडीगढ़ में राजभवन की तरफ बढ़े किसान। रोहतक पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला का सरकार पर निशाना, बोले भ्रष्टाचार के मामले में सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ा। और फरीदाबाद में कोच की शर्मनाक हरकत, कराटे सिखाने वाली नाबालिग के साथ किया रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का। हरियाणा चौपाल में रुख खबरों की ओर करते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन ऑडिट के मामले पर बोलते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली सरकार पर मुकदमा दर्ज कराने तक की मांग की है। साथ ही अनिल विज ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रस्तुत कर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जो आवश्यकता से ज़्यादा ऑक्सीजन हासिल की और उससे जो अन्य प्रांतों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा और उन प्रांतों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो रोगियों की मृत्यु हुई है, केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि जो आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन उन्होंने प्राप्त की, उसका उन्होंने क्या किया। कहीं उसको बेचकर मुनाफा कमाने का काम तो नहीं किया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। सरकार पूरी तरह से तैयार है और फरीदाबाद में जो पहला मामला आया है, हमने आदेश दे दिए हैं कि उनके 100% जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके टेस्ट किए जाएं और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए। नहीं, बिल्कुल कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए भी हमने वहाँ पर कह दिया है और हमारी सारे हरियाणा में लगातार टेस्टिंग हमारी जारी है। टेस्टिंग हमारी बहुत अच्छे स्तर पर सारे हरियाणा में हम करते हैं। सब किसानों में नहीं, अब वो 8 महीने से बैठे हुए हैं और उनमें बहुत भारी निराशा अब हो चुकी है और अपने आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उनके नेता रोज कोई ना कोई नया प्रोग्राम बनाते रहते हैं। तो आज उन्होंने राजभवन में जाकर अपना ज्ञापन देने की बात की है। तो ये चलते रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सीधी सीधी बात है, तो कांग्रेस जो है सत्याग्रही हो गई, सत्याग्रही किसानों के साथ। नहीं, कांग्रेस तो हर उस व्यक्ति के साथ है जो देश की एकता अखंडता को भंग करना चाहता है, जो देश में आग लगाना चाहता है, जो देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाना चाहता है। कांग्रेस तो उन सब। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला रोहतक पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सरकार के कामकाज पर जमकर निशाना साधा और सरकार को लुटेरों का गिरोह करार दिया है।
अभय चौटाला ने सीएम मनोहर लाल खट्टर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सीएम ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश चौटाला के ठीक होने के बाद जनता के बीच जाएंगे। इसके अलावा अभय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा है। भ्रष्टाचार के मामले में अब तक के जितने मुख्यमंत्री हैं सबको पीछे छोड़ दिया। आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था खत्म है, जीरो है। आज कोई अधिकारी सरकार में बैठे लोगों की एक बात सुनने और मानने को तैयार नहीं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार में बैठे लोगों की पकड़ नहीं है। अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई भी नहीं कर सकते। जहां कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया, वहीं सरकार आज जो है लुटेरों का एक गिरोह बन गया और हमारी पार्टी पहले दिन से उनके साथ है। चौटाला साहब जैसे स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह, टीकरी के बॉर्डर पे भी जाएंगे, सिंगू के बॉर्डर पे भी जाएंगे और जाकर के किसानों के साथ जहां मिलेंगे, बातचीत करेंगे, वहीं उन्हें आश्वस्त करके आएंगे कि मेरी पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता जो किसान आदेश करेगा उसकी पालना करते हुए इस आंदोलन में आपके साथ खड़ा होकर के इस लड़ाई को लड़ेगा। हुड्डा तो मिला हुआ है। अब मैं फिर बताऊंगा कि हुड्डा कांग्रेस बीजेपी के साथ मिला हुआ है, तो फिर हुड्डा तुम्हें कल बुला करके कहेगा कि अभय सिंह मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये सच्चाई है। आपके समझने की जरूरत है। आप पूछो हुड्डा से ये बात है कि जब राज्यसभा का चुनाव था और उस राज्यसभा के चुनाव में तो 2 बार मुख्यमंत्री रहा था, तो अपना बैलेट पेपर खाली क्यों छोड़ के आया? आर के आनंद के पक्ष में अगर वोट डालता तो आर के आनंद जीतता कि नहीं जीतता, इसलिए खाली छोड़ के। देश में 1975 में लगे आपातकाल को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अंबाला छावनी के अंदर एक स्कूल में मनाया गया है, जिसे काले दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहे। इस दौरान आपातकाल में सरकार के खिलाफ जंग लड़ने और गिरफ्तारियां देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल और पुष्प भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद थे। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये वो काला दिन है जब 1975 के में देश के सभी प्रजातांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए, सभी के अधिकार छीनते हुए कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। विज ने उस आपातकाल के समय सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ जिस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों ने अत्याचार सहते हुए संघर्ष किया और अपनी गिरफ्तारियां दी, उनके बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज का दिन इतिहास में एक बहुत ही काला दिन है। आज के दिन 1975 को देश के सभी प्रजातांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए, सबके अधिकार छीनते हुए कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। हमने देखा है वो समय किस प्रकार से उस वक्त लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, किस प्रकार से लोगों पर बिना किसी कसूर के जेलों में डाल दिया गया। सारे देश में अनेकों नेताओं को जेलों में डाल दिया गया।
किस प्रकार का वो मंजर था, किस प्रकार की वो भयानक एक कहानी भारत के अंदर लिखी गई। मैं बात कहना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी ने ना केवल आम आदमी के ऊपर इमरजेंसी को थोपा, उन्होंने तो अपनी पार्टी को भी नहीं छोड़ा। 1885 में जिस कांग्रेस की स्थापना हुई, A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस को कांग्रेस ओ के नाम से तब तक जानते थे। इंदिरा जी ने जब सत्ता की और संगठन की बागडोर संभाली, कांग्रेस का भी नाम बदल के कांग्रेस आई कर दिया, यानी इमरजेंसी पूरे देश के ऊपर भी लागू। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि सरकार की तरफ से धान खरीद पर मार्केट फीस बढ़ाने के फैसले से इसकी सीधी मार किसानों पर पड़ेगी। बारीक धान की खरीद पर सरकार ने मार्केट फीस जो पहले 0.5% थी उसे 1.5% बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। अब बारीक धान खरीदने वालों को 2% मार्केट फीस और 0.5% HRDF शुल्क की अदायगी करनी होगी। इसके अलावा HRDF को भी 1.5% बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इससे कुल शुल्क 4% हो जाएगा। इधर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मंडी और HRDF फीस में की गई बढ़ोतरी का विरोध किया है। कांग्रेस सरकार के इस समय फल सब्जियों पर मंडी फीस को शून्य कर दिया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछले लॉकडाउन के दौरान इसे बढ़ाकर 2% कर दिया है। किसानों और व्यापारियों पर एक और मार मारते हुए अब सरकार ने मंडी और HRDF फीस को 1% से बढ़ाकर सीधे 4% कर दिया है। हुड्डा ने कहा कि मंडी फीस का आखिरकार अप्रत्यक्ष तौर पर असर किसानों पर ही पड़ता है। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच किसानों के आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर देश भर में राजभवनों के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। खास बात यह है कि किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा भी मंडरा रहा है। किसान शनिवार को देश भर में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आज किसान राज्यपाल और उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। इसको देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल निवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। वहीं तीनों काले कानूनों के विरोध में अलग अलग राज्यों में किसान राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हरियाणा के 42 से ज्यादा किसान संगठनों के किसान अलग अलग टोली पर इकट्ठा हुए हैं और यहां से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। हिसार के 4 मैयड़, लांधड़ी, बहबलपुर और चौधरीवाल स्टॉल पर किसान सैकड़ों की संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी दिखी, जहां पर वो किसान एकत्र हुए और आगे चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। आज यानी 26 जून को जैसा संयुक्त मोर्चा का आदेश है, सारे हिंदुस्तान में 7 महीने किसान आंदोलन को हो गए चलते हुए, लेकिन सरकार के कान पर जून तक नहीं रेंगी है। आज 26 जून को सारे हिंदुस्तान में सभी स्टेटों में सभी गवर्नर्स के आवास का घेराव करने का किसान संगठनों ने आदेश दिया है। इसी कड़ी में आज हम जिला हिसार से चंडीगढ़ के लिए हजारों की संख्या में 42 किसान संगठनों के साझे नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान, महिलाएं, बूढ़े और बुजुर्ग और नौजवान किसान साथी बसों में, गाड़ियों में, क्रूजर में, अपने अपने साधनों में बैठ करके चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं और वहां पर गवर्नर यानी राज्यपाल के आवास का घेराव करने का काम करेंगे। इसी प्रकार चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, पंजाब से भी हमारे किसान भाई और पंजाब गवर्नर का आवास भी हमारे हरियाणा के गवर्नर के आवास के पास है। हम बड़ी तादाद में वहां पर लाखों। वहीं हरियाणा के पलवल में एक रसोई की खाना नहीं देने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस मामले में हजारों की नकदी लूटने और ढाबा मालिक से फोन पर रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस ने रिमांड अवधि के दौरान दोनों आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई पिस्तौल, बाइक, एक कारतूस और लूटी हुई रकम में से कुछ राशि बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के 2 अन्य साथी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के सामने वहाँ पर एक कारीगरी कर्मचारी है, उसको गोली मार, उसकी सब दर्जन हॉस्पिटल में जाकर मौत हो गई।
उसके बाद इसमें हमने हत्या के उसमें जुर्म में मुकदमा दर्ज करके इनको 21 तारीख को गिरफ्तार किया है। इसमें एक श्याम ठाकुर है कानूनगो मोहल्ले से और एक शशांक है कोरिला मोहल्ले से, और 2 साथियों के नाम सामने हैं जिनके लिए टीम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। फरीदाबाद ईएसआई मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन डॉक्टर ए के पांडे ने बताया है कि ये केस कल शाम को डिटेक्ट हुआ था। इसके लिए हमने जिला प्रशासन के साथ साथ हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी सूचित किया है। बता दें कि फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो संक्रमण मिला है, मरीज मिला है, उसको लेकर ये जानकारी उन्होंने दी है। जिला प्रशासन ये जांच करेगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का पेशेंट किन किन लोगों के संपर्क में आया है। उन्होंने मरीज की पहचान बताने से भी इनकार करते हुए कहा है कि ये नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव आने वाले 5 रैंडम सैंपलिंग करके जीनोम टेस्टिंग करवाते हैं। देखिए, एक्चुअली डेल्टा प्लस जो है, आप ये सुने होंगे कि जो ये सेकेंड वेव आई थी इसमें डेल्टा वेरिएंट का बहुत बड़ा रोल था। मैंने अराउंड 47 to 52% के बीच केसेस जो है अक्रॉस इंडिया, जिसकी वजह से बहुत सीरियस केस ये डेल्टा वेरिएंट थे। अब ये डेल्टा प्लस जो है उसी का, जैसे ये B1617 डेल्टा वेरिएंट थी, अब ये AY1 उसी का B1617.2 में अगेन दिया गया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट हुई। ये ऑलरेडी कुछ और भी कंट्रीज़ में जा चुकी है। डेल्टा वेरिएंट तो ऑलरेडी आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारी कंट्री इंक्लूडिंग यूरोप, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह जा चुकी है। पर नेक्स्ट जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जिसको WHO ने डिक्लेयर किया VOC, इसकी रीजन क्यों ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये हाईली इन्फेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट और फास्ट, डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी था, ये उससे भी फास्ट स्प्रेड करता है। तो थोड़ा सा लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में भी ये अराउंड 50+ केसेस आ चुके हैं, ज़्यादा ही आ चुके हैं। और ये डेफिनेटली हरियाणा में इसकी अभी फर्स्ट एंट्री हुई है, जो AY1 इसको बोलते हैं। वहीं हरियाणा के जिंद के गांव फतेहगढ़ के पास बन रही नेशनल हाईवे 152D के निर्माण कार्य में जो चल रही मिट्टी के डंपरों ने किसानों के सिंचाई की पाइपलाइन को तोड़ दिया है, जिससे किसानों को लगभग 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी शिकायत किसान उपायुक्त और DRO से भी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। किसानों की मांग है कि उन्हें नुकसान का मुआवजा दिया जाए ताकि उन्हें आर्थिक संकट से ना गुजरना पड़े। किसानों ने बताया कि उन्होंने 10 साल पहले 70 लाख रुपए की लागत से नंदगढ़ गांव के पास से सुंदर ब्रांच नहर से पाइपलाइन बिछाकर ये लाए थे, लेकिन निर्माण कार्य के लिए चल रहे डंपरों ने इन पाइपलाइन को तोड़ दिया है। पाइपलाइन की लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है। पाइपलाइन टूटने से उन्हें काफी नुकसान भी हुआ है। किसानों का कहना है कि अगर पाइपलाइन को नहीं दबाया जाता है तो उनकी लगभग 200 एकड़ जमीन बंजर हो जाएगी। किसानों की मांग है कि उन्हें खराब हुए पाइपलाइन का मुआवजा दिलाया जाए। पानी की कोई बूंद नहीं जा रही, मान लो 1 फुट भी टूट जाए लाइन तो उसमें पानी तो नहीं जाएगा, लेकिन ये 2 किलोमीटर की तोड़ रखी उन्होंने, और पानी खेत बिल्कुल बंजर हो चुका है, क्योंकि एक फसल तो पहले प्रभावित हो चुकी है। इसमें फसल का एक दाना नहीं हुआ तो किसान क्या करेगा। तो कितने एकड़ जमीन प्रभावित हुई? इससे तकरीबन 50 से 52 एकड़ जमीन प्रभावित हुई। ये 8-10 किसानों की ये NHI 152 भी निकला है यहाँ को, और हमारी पाइपलाइन आई है इसके नीचे 2 किलोमीटर, वैसे हमारी पाइपलाइन 7 किलोमीटर की है, और हमने इनको पहले ही सूचित कर रखा है DRO साहब के तहत। अब वही हमारी यहाँ को पाइपलाइन है, इन्होंने सर्वे किया था। सर्वे के दौरान ये बोले ये इसके 2.5 फुट नीचे हमारी पाइपलाइन है, अब इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब ये मिट्टी डालने के कारण हाईवे ने बिल्कुल बर्बाद करती है। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो जी सारा ही है, बीच में चाहे कितना टूट जाओ पाइप, तो पाइप पानी गुजरा ही नहीं गा उसमें को। 30-35 लाख रुपए और सब लागत आई थी हमारी 25 से 30 लाख रुपए। 2012 में हमने ये पाइपलाइन डाली थी, और रोड का प्रोजेक्ट आया है अब न तो को मुआवजा दे रहे हैं, न को इसको
हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमने 4-5 बार एप्लीकेशन ला ली है, डीसी साहब के पास भी ला ली है, एसडीएम साहब के भी पास ला लिया है, दोबारा डीआरओ को भी ला लिया है, एनएचआई भिवानी के भी लगा लिए हमने। हमारी ये पाइपलाइन, ये रोड बन गया है, ये पहले दाबी थी, ये अब रोड निकल गया। अब ये लगभग 50 किले की 90 से 100 किले की लाइन जारी है। तो उसमें से रोड के नीचे डंपर चले हैं, उसमें सारी तोड़ दी। इसकी शिकायत दी आपने कहीं? हाँ जी, दी थी जी, डीआरओ ऑफिस में दी। तो अभी क्या मांगा आपकी? उन्होंने कहा था कि हरियाणा में जींद के जुलाना क्षेत्र के गांव किला जफरगढ़ में महिलाओं ने पेयजल की लत को लेकर जींद रोहतक मार्ग को जाम कर दिया है। सूचना पाकर जुलाना थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने जाम नहीं खोला। थाना प्रभारी समरजीत सिंह ने मौके पर जनस्वास्थ्य विभाग के जेई को भी बुलाया और समस्या के समाधान के लिए कहा, तो जेई के आश्वासन के बाद महिलाएं मान गई और 1.5 घंटे बाद ये जाम खोला गया। किला जफरगढ़ निवासी महिलाओं का कहना है कि जो पानी गांव में सप्लाई किया जाता है वो काफी कड़वा है, जिससे उन्हें पेट और चर्म के रोग हो रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि जो पानी घरों में आता है वो इंसान तो दूर पशुओं के पीने लायक भी नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कई बार समस्या की गुहार वो जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल कोरा आश्वासन ही हाथ लगा है। आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। प्रशासन के रवैये को लेकर ही महिलाओं ने जींद रोहतक मार्ग को जाम किया। गांव में पीने का पानी जमा नहीं, पीने का पानी था बहुत बढ़िया मीठा था, उसका 5 तक कनेक्शन काट दिया और वो खारा पानी का जोड़ दिया। वो तो भारत सरकार नारे दे कि स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत तो होगा, ऊपर जब पीने का पानी है स्वच्छ नहीं है तो अभी क्या मांग आपकी? मांग दिया। वहीं ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र के बीपीटीपी एरिया में कराटे सिखाने वाली किशोरी का यौन शोषण करने वाले 62 वर्षीय कराटे कोच को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर वहां से भेज दिया गया है। जहां बता दें कि मुजेसर थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी ने कराटे कोच के शोषण के परेशान होकर 2 दिन पहले जहरीला पदार्थ निगल लिया था और फिर नाले में छलांग लगा दी थी। स्थानीय लोगों ने उसे किसी तरह बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर आरोपी कराटे कोच भी पहुंच गया था। कराटे कोच की पहलवान रणवीर के रूप में पहचान हुई है। बता दें कि आरोपी के मोबाइल में कई अश्लील वीडियोस भी मिले हैं। कहा जा रहा है कि आरोपी प्रैक्टिस के दौरान कपड़े चेंज करने वाली बच्चियों का वीडियो बनाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर यौन शोषण करता था। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी पीड़ित किशोरी का 3 साल से शोषण कर रहा था। मुजेसर थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया। मेरे पास किसी अनोखा एक आदमी का फोन आया मेरे पास कि कोई बिटिया आओ नाले में गिर गई। हम 3 जने फिर वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे तो वहाँ उस बिटिया को नाले में से निकाला। उसे आप लोग निकाला? पब्लिक निकाल चुकी थी उसे। अच्छा। फिर हमने जाके पूछा उस लड़की से, क्या बात है बेटा, क्या है? पड़ोस की लड़की? पड़ोस की लड़की थी हमारी। अच्छा। एक को उस लड़की बता रही थी मेरे अंकल जी कोच है कोई। अच्छा। जुड़ो कराटे वगैरह सिखाता। अच्छा। वो मेरा पीछा कर रहा है लड़की। अच्छा, उसी का कोच था वो? उस लड़के का कोच था वो। अच्छा। और उसने मेरे साथ कोई गलत काम भी करे उसने। अच्छा। वो लड़की बोल रही थी और उस लड़की ने नाले में कूद गई। अच्छा जी, एक मामला SHO मुजस्सर के सामने आया है। एक लड़की है 14 साल की, उसने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जो है अपने स्टेटमेंट नोट करवाई है। उसके बाद एक केस रजिस्टर किया है फरीदाबाद पुलिस ने और इसमें 65 वर्षीय एक आरोपी है रणवीर, उसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसको जुडिशियल भेज दिया। मामला यह था 2020 में लड़की 14 वर्षीय जो लड़की थी उसके साथ उसने उसकी मर्जी के खिलाफ जो है उसने संबंध बनाए और उसको शादी के लिए दबाव डालता रहा। लड़की ने पहले शर्म के मारे जो है कोई भी किसी तरह की स्टेटमेंट पुलिस के सामने नहीं दी और न ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने दी। लेकिन बाद में लड़की ने जो है उसे आहत होते हुए उसके दबाव से जो है आहत होते हुए जो है लड़की ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने दी, जिसके बाद केस रजिस्टर हुआ और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। हरियाणा में कोविड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पूल पार्टी जरूर शुरू हो गई है। नाइट कर्फ्यू के दौरान ऐसी ही पूल पार्टी पर फरीदाबाद पुलिस ने छापा मारा। आरोप है कि पुलिस ने मौके से पार्टी कर रहे 7 लड़के और 7 लड़कियों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया है।
बता दें कि पुलिस ने खानापूर्ति के लिए पुल मालिक के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में जब पुलिस से पूछा गया तो उनका कहना था कि मामले की जांच चल रही है और पूरा मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में है, लेकिन पार्टी कर रहे लोगों को क्यों छोड़ा गया, इस मामले में पुलिस के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। सूचना पाकर एक रेड साउथ रामलीला रोड पर की थी। एक जगबीर नाम का व्यक्ति है जिसने वहाँ स्विमिंग पूल बना रखा है। वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ वहाँ स्विमिंग पूल में नहाते हुए मिले थे। सूचना के बाद जो है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, 188 डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत सरकार द्वारा रात्रि कर्फ्यू लगाया हुआ है और रात्रि कर्फ्यू के दौरान इस तरह की गतिविधियाँ मिलना जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसके बाद जो है जगबीर के खिलाफ कार्रवाई की गई और जल्द इसको गिरफ्तार किया जाए। सर, मौके से लड़के और लड़कियां, कितने लड़के और कितनी लड़कियां थी जो मौके से गिरफ्तार की गई थी? इसमें 6-7 लड़के थे और उतनी लड़कियां थी। मौके पर जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी अभी जांच चल रही है और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। क्या उनका गिरफ्तार किए गए सर? अभी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो सारे एक दूसरे के जानकारी थे, लेकिन जो स्विमिंग पूल चलाने वाला। फिलहाल के लिए हरियाणा चौपाल में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।